नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण लाइव स्ट्रीम वीडियो, जिस कोर्स के अंदर आपके 5वां वीडियो है। पहले हमने 4 वीडियो बना दिए हैं, उसके अंदर शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे तरीके से समझा दिया है, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप के बिना रीड संस्कृत भाषा के अंदर संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक में से 16 टॉपिक आप नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम आपको 2 टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं और उसके अलावा शब्द रूप और धातु रूप का जो आपके प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। वो आपके वचन और पुरुष से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए, किस तरह से आपके रीड संस्कृत भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जो राजस्थान के किसी भी संस्थान के अंदर उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये हमें आउटपुट मिला है कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमें ये शब्द रूप, धातु रूप वगैरह, कारक वगैरह, वाच्य वगैरह कहीं पर भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़े हैं, वहां हमें समझ में नहीं आया है। आप समझाते हैं तो समझ में आ जाते हैं, ये मैं नहीं कहता। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जो है बैकग्राउंड टीचिंग में रीड संस्कृत भाषा दोनों लेवल की, प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत, संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बहुत सारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप बैकग्राउंड टीचिंग में देख सकते हैं और उनके अंदर कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये लाइव स्ट्रीम्ड वीडियो। आप हमारे जो ऊपर आई बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके जो लाइव वीडियो चल रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ प्राप्त करके उसका संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर आपको वचन और पुरुष, उसके अलावा शब्द रूप और धातु रूप का महत्व बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वचन। वचन क्या है? वचन शब्द रूप और धातु रूप का टॉपिक है और इसके अलावा प्रत्यय का भी है। तो वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, और हिंदी में वचन ही कहते हैं। तो तीनों लैंग्वेज में इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में संस्कृत में इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसको समझ लेते हैं। संस्कृत में वचन, हिंदी में वचन और इंग्लिश में नंबर। ये कैसे हैं? संस्कृत में आपके होते हैं वचन 3 और हिंदी में 2 और इंग्लिश में 2 ही होते हैं। संस्कृत में एक वचन, तो हिंदी में उसको कहेंगे एक वचन और इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर नंबर। और जो संस्कृत में दूसरा होता है द्विवचन, वो हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में भी नहीं होता है। लेकिन तीसरा जो आपके होता है संस्कृत में बहुवचन, उसको हिंदी में बहुवचन ही कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो आपके हिंदी में हो गए 2, इंग्लिश में 2 और संस्कृत में 3। अब संस्कृत में ये वचन शब्द रूप और धातु रूप और प्रत्ययों से किस तरह से डिपेंडेंट है और वचन संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं उसको करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं शब्द रूप के अंदर और धातु रूप के अंदर, शब्द रूप और धातु रूप में जो रूप चलता है वहां पर ऊपर लिखा हुआ आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से दोनों के अंदर लिखा हुआ आता है, शब्द रूप में भी और धातु रूप में भी। धातु रूप में किस तरह से होता है? सेम टू सेम होता है, लेकिन धातु रूप में एक वचन और द्विवचन, बहुवचन में पुरुष चलता है। क्या चलता है? पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इधर चलता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। ये क्या होती है? विभक्ति होती है। तो यहां आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आएगा, वो आएगा बालके, बालकऊ और बालका। बहुत बड़ी मिस्ट्री आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहना। यहां पर आता है पठती, पठतः, पठन्ति, ये चीज आती है। तो ये वचन कहां कहां काम आते हैं? शब्द रूप और धातु रूप में, केवल और केवल शब्द रूप और धातु रूप में। आप जानते हो प्रत्येक के अंदर जो शब्द रूप होता है वहीं पर वचन काम आते हैं। और वचन
कर्ता और क्रिया की अन्विति करता है। पहले तीनों वचनों को थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं, फिर क्या होता है कर्ता और क्रिया अन्विति उसको भी समझा देते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? सिंपली आपको पता है लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक वचन जिस शब्द में, शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्रिया शब्द हो सकता है, संज्ञा शब्द हो सकता है, विशेषण शब्द हो सकता है। संख्या, जिस शब्द में संख्या एक होने का ज्ञान हो, होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब द्विवचन किसे कहते हैं? द्विवचन आप जानते हो, जिस शब्द में संख्या दो होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? आप जानते ही हो, जिस शब्द में संख्या तीन या तीन से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। ये चीज आपने समझ ली। क्योंकि अभी तक हम आपको जो है वचन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में पुरुष पढ़ाएंगे। गहनता से पढ़ना, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो हम आपको शब्द रूप और धातु रूप का महत्व आगे बता रहे हैं। शब्द रूप और धातु रूप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज इसके अंदर है, बहुत बेसिक नॉलेज है। तो शब्द रूप और धातु रूप, इसके अंदर जो है आपके वचन का क्या कनेक्शन है उसको हम बता देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। शब्द रूप आपने अच्छे से क्लियर किया है, तो शब्द रूप के अंदर जो आपके प्रथमा विभक्ति के शब्द है, प्रथमा विभक्ति के शब्द, केवल और केवल प्रथमा विभक्ति के शब्द, उनका संबंध होता है धातु रूप से। उनका संबंध होता है धातु रूप से, यानी कि प्रथमा विभक्ति वाला शब्द कर्ता होता है और उस कर्ता की जो क्रिया होती है वो धातु रूप होते हैं। अभी जोड़ के बताते हैं। यानी कि जैसे बालक है, प्रथमा विभक्ति का शब्द है, तो उसके साथ में धातु रूप का आएगा पठती, फिर बालकऊ, फिर पठता है, और बालकः बहुवचन है तो पठंती बहुवचन आ जाएगा। समझ गए? तो फिर एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया जुड़ती है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया। बालकः पठती, बालकऊ पठता है, बालकः पठन्ति। तो फिर एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया जुड़ती है, तो फिर यहां बालकः पठसी क्यों नहीं आता है? पठसी भी तो एक वचन ही है ना, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति, पठसी एक वचन है। याद है तो समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया शब्द रूप और धातु रूप बिना कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वो क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर करो। अभी देखो उसका कनेक्शन करवाते हैं। यहां हमने शब्द रूप और धातु रूप दोनों लिखे हैं, और यहां पर एक वचन को एक वचन से, द्विवचन को द्विवचन से, बहुवचन को बहुवचन से कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, शब्द रूप के अंदर लिखा हुआ है केवल प्रथमा विभक्ति। यहां पर आपको केवल प्रथमा विभक्ति बताई जाएगी, और धातु रूप के अंदर जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर प्रथम पुरुष अभी आपको बता रहे हैं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब यहां देखिए, बालके, बालकऊ, बालका, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। और बालिका, बालिके, बालिका, ये स्त्रीलिंग है। और सैतौते, ये पुल्लिंग सर्वनाम है। और सातेता, ये स्त्रीलिंग सर्वनाम है। और फलम, फले, फलानी, ये आपका नपुंसकलिंग है। भवान, भवंतो, भवंत, ये पुल्लिंग सर्वनाम है। तो यहां बालक है तो इसके आगे क्या आएगा? पठती, बालक पढ़ता है। इस तरह से ये वाक्य बन गया। फिर बालकऊ, उसके साथ द्विवचन के साथ द्विवचन जुड़ेगा। पठतः, ये आपके वाक्य अशुद्धि संशोधन भी हो रहा है। बालक है, बालकऊ पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं। इस तरह से इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा। फिर बालकः पठन्ति, यानी कि सभी बालक पढ़ते हैं। बालकः का मतलब होगा सभी बालक, और पठन्ति का मतलब होगा पढ़ते हैं। एक बात ध्यान पूर्वक सुननी है और समझनी है। वो क्या है? वो ये है कि आपको कभी भी लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं मानना है। यानी
अगर पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग शब्द रूप है, तो उसकी क्रिया अलग से नहीं होगी। समझ रहे हो ना। हिंदी में ऐसा होता है, बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है। यहां पर तो बालक पढ़ता है, पढ़ती, और बालिका पढ़ती। समझ में आ रहा है। स्त्रीलिंग के लिए भी सेम रहेगी क्रिया, और स्त्रीलिंग के अंदर आपके बालक और बालिका ये चेंज होंगे, लेकिन क्रिया चेंज नहीं होगी। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। बॉय इज रीडिंग, गर्ल इज रीडिंग, है ना। रीडिंग सेम रहेगा। रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रहा है। हिंदी के अंदर क्रिया चेंज होती है, बाकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्रिया चेंज नहीं होते हैं। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। तो यहां पर स्त्रीलिंग को ध्यान से देखिए। बालिका पढ़ती, बालिके पढ़ता है, बालिका पठंती। ऐसा नहीं है कि पढ़ती पढ़ते पठंती आ गया, पढ़सी एक वचन है तो बालिका के साथ जुड़ेगा। इस पढ़सी, पढ़ता है, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम, इसको अभी छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम आपको अभी है जो वचन पढ़ा रहे हैं, इसके जस्ट बाद में पुरुष पढ़ाएंगे तो वहां पर आपके पढ़सी, पढ़ता है, पठंती, पढ़सी, पढ़ता है, पठत को समझाएंगे। अब इसके साथ में सर्वनाम भी सेम टू सेम जुड़ते हैं। से पढ़ती, वह पढ़ता है। तऊ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते पठंती, यानी वे सभी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। अब स्त्रीलिंग में सा पढ़ती, वह पढ़ती है, और ते पढ़ता है, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। यहां पर भी ते है, यहां पर भी ते है। इसका पता कैसे चलेगा? जब शब्द रूप पढ़ाए तब हम आपको बता रहे थे कि इसका कैसा पता लगाओगे। शे तऊ ते, अगर ते के बाद में पठंती है तो ते क्या है? पुल्लिंग है। और ते के बाद में पढ़ता है तो ते क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि सा ते ता, यहां पर ते आया है, ये ते स्त्रीलिंग में द्विवचन है, तो द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन क्रिया आएगी। इसलिए ते पढ़ता लिखा हुआ आया है तो वहां पर आपके ये स्त्रीलिंग है, और ते पठंती लिखा है तो वहां पर ये आपके क्या है? पुल्लिंग। और यहां पर तहा पठंती, वे सभी पढ़ती है। अब फलम पढ़ती, फल पढ़ता है। फल क्या पढ़ता है भाई? अरे आपको समझना है, आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, ऐसे कोई कॉमन सेंस की बात यहां पर नहीं है, यहां पर व्याकरण की बात है। फलम पढ़ती, फल पढ़ता है। फले पढ़ता है, दो फल पढ़ते हैं। और फलानी पठंती, सभी फल पढ़ते हैं। पवन पढ़ती, आप पढ़ते हो। पवंतौ पढ़ते, आप दोनों पढ़ते हो। और पवंतः पठंती, आप सभी पढ़ते हो। अभी तक हमने एक लाइन क्लियर की है, दूसरी और तीसरी लाइन बाद में क्लियर की जाएगी। हमें यह उम्मीद है कि आपको वचन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वचन से संबंधित इतनी बात हो सकती है। और वचन से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो बालकः पठन्ति ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्या लिखना है? बालकः पठती, पठन्ति नहीं आएगा, बालकः पठती। इस तरह से चेंजिंग होगी आपकी। ये वचन संबंधी बात हुई। वीडियो के लास्ट में और प्रश्न बना करके आपको बता देंगे। अभी वचन संबंधी इतनी बात है। अब शुरू करते हैं पुरुष। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वचन आपको समझ में आ गया तो पुरुष अच्छे से समझ में आएगा। पुरुष बहुत ही ढंग से आपको समझना है, क्योंकि वाक्य में भी आपको प्रॉब्लम सेट कर सकता है, और वाक्य स्ट्रक्चर, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, बहुत जगह पुरुष काम आता है। इसलिए पुरुष टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले पुरुष है क्या? पुरुष का मतलब संस्कृत में आदमी नहीं होता। आदमी का मतलब पुरुष, स्त्री का मतलब लुगाई, ऐसे नहीं। ये स्त्री और आदमी दोनों ही क्या है? पुरुष। और यहां पर मैं लिख दूं पुस्तक, पुस्तक भी क्या है? पुरुष। तो आप व्याकरण पढ़ पाएंगे। पुरुष को क्या कहते हैं? पर्सन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सन। तो आप समझ पाएंगे कि पुरुष क्या है, क्योंकि इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं वही हिंदी में और वही आपके संस्कृत में होते हैं। तो पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि आपके पुरुष होते कितने हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये आपके धातु रूप में आपने प्रपु उपु देखा होगा, वो सेम टू सेम है। और हिंदी में प्रथम पुरुष को कहते हैं अन्य पुरुष, और मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष ही, और उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष ही कहते हैं। बात जब इंग्लिश की आती है तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। इंग्लिश में आपके जो है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में पुरुष को पर्सन कहते हैं, और वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ प्रथम पुरुष को कौन सा पर्सन कहेंगे, नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं कहेंगे, यही गलती होती है। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, और उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फिर मध्य पुरुष को सेकंड पर्सन ही कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि केवल आपको क्रम चेंज करना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष से फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है वो प्रथम पुरुष है वो थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में। यानी कि प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं, और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और मध्यम पुरुष तो सेकंड पर्सन ही होता है। इस तरह से आपके इंग्लिश में कंपेयर करें। अब पुरुषों की परिभाषाएं यहां आप लोग देख पा रहे हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। सबसे पहले पुरुष कहाँ पाया जाता है, पुरुष वाक्य में पाया जाता है। किसी भी वाक्य में 2 जगह पुरुष पाया जाता है, ध्यान से सुन लेना। एक तो शब्द रूप वाले शब्द में, और एक होता है धातु रूप वाले शब्द में। तो शब्द रूप वाले कौन से शब्द में पुरुष पाया जाता है, शब्द रूप वाले प्रथमा विभक्ति वाले शब्द में पुरुष पाया जाता है। यानी एक सेंटेंस में 10 वाक्य है, 10 शब्द है, एक वाक्य में 10 शब्द है, 10 में से एक शब्द ऐसा होगा जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और एक शब्द ऐसा होगा लास्ट में जो धातु रूप होगा। तो जो शब्द रूप वाला शब्द है उसमें पुरुष पाया जाएगा, और वही पुरुष उस लास्ट वाली क्रिया में पाया जाएगा। यानी जो पुरुष कर्ता में होता है वही पुरुष क्रिया में होता है। बात समझ में आई? 2 जगह पुरुष पाया जाता है। अब प्रथम पुरुष कैसा होता है, मध्यम पुरुष कैसा होता है, उत्तम पुरुष कैसा होता है। जब अपन कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में जो कर्ता होता है वो कर्ता कोई अन्य होता है, यानी जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। अब जिसके बारे में बोला जाता है वो प्रथम पुरुष होता है, यह बात आपने समझ ली। और जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है तो वो होता है मध्यम पुरुष। और जो बोलता है, जो बोलता है वो कौन होता है, उत्तम पुरुष। वो कौन होता है, उत्तम पुरुष। तो ये बातें आपने ध्यान से ग्रहण कर ली कि जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाता है वो होता है प्रथम पुरुष। अब जो जिसके बारे में बोला जाता है वो कौन होता है, अन्य होता है। और जो जिससे बोला जाता है वो कौन होता है, वो होता है श्रोता। और जो बोलता है वो कौन होता है, वक्ता। तो वक्ता होता है उत्तम, यानी बोलने वाला उत्तम। ध्यान से सुन लेना, आगे प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत अच्छे से सीख लेना। बोलने वाला उत्तम होता है, सुनने वाला मध्यम होता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पार्टी होती है। इंग्लिश में इसको थर्ड पार्टी कहते हैं। अब समझ में आया इसको थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उत्तम पुरुष, वो फर्स्ट पार्टी, ठीक है ना। बोलने वाला फर्स्ट पार्टी, सुनने वाला सेकंड पार्टी, और जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पार्टी। इस हिसाब से इंग्लिश समझती है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जिसको अपन उत्तम कहते हैं,
संस्कृत में और हिंदी में बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, जिसके बारे में बोला जाता है वो प्रथम पुरुष। यानी कोई होगा ही नहीं तो हम किसके बारे में बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए अन्य पुरुष कितने होते हैं और श्रोता होते हैं वो कैसे होते हैं और वक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं। पहले बता देते हैं, अन्य पुरुष असंख्य होते हैं, असंख्य होते हैं, और श्रोता यानी मध्यम पुरुष होते हैं वो केवल और केवल 3 ही होते हैं। मध्यम पुरुष कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। ये तो बात हुई शब्द रूप की, यानी शब्द रूप के अंदर जो कर्ता होता है उस कर्ता में जो पुरुष पाया जाता है उस पुरुष में प्रथम पुरुष तो असंख्य होते हैं, मध्यम पुरुष 3 होते हैं और उत्तम पुरुष होते हैं वो भी 3 ही होते हैं और ये फिक्स होते हैं। अन्य प्रथम पुरुष होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अब यहां बात करते हैं कि बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष। तो मैं कहता हूं एक वाक्य बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। मैं के शिक्षा गुरु हूं और मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, के शिक्षा गुरु राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पढ़ाते हैं। दोबारा वाक्य बोल रहा हूं, के शिक्षा गुरु राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पढ़ाते हैं। तो इसमें के शिक्षा गुरु में कौन सा पुरुष आएगा? उत्तम पुरुष आएगा क्या? क्योंकि मैं खुद के शिक्षा गुरु हूं और मैंने ही वाक्य बोला है, तो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। तो यहां पर के शिक्षा गुरु में उत्तम पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष आएगा, मध्यम पुरुष आएगा। आपका दृष्टिकोण गलत हो सकता है क्योंकि आप उत्तम पुरुष बोल रहे होंगे। मैं के शिक्षा गुरु हूं लेकिन मैंने के शिक्षा गुरु नाम लिया है, इसलिए वो बोलने वाला वक्ता नहीं हुआ है, वो अन्य पुरुष में चला गया। इसलिए के शिक्षा गुरु किस में चला गया? प्रथम पुरुष में चला गया। अब बात करते हैं कि ये कंफ्यूजन कैसे करेंगे कि बोलने वाला खुद उत्तम पुरुष होता है और वो खुद का नाम ले ले तो भी वो क्या होता है? प्रथम पुरुष। इसका कंफ्यूजन ये है, जो असंख्य शब्द होते हैं उसमें जो भी नाम होते हैं यानी जो भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो भी नाम होगा ना, नाम यानी शब्द रूप, राम, हरि, है ना, लता, जो भी शब्द रूप चला है और वो संज्ञा शब्द है तो, या फिर सर्वनाम भी है। आधे से ज्यादा सर्वनाम विशेषण कर्ता नहीं होते हैं स्वतंत्र रूप से, इसलिए सर्वनाम और संज्ञा शब्द होते हैं वो आपके क्या होंगे? प्रथम पुरुष में होंगे। बात समझ में आ रही है ना? ओके, अब आगे थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि प्रथम पुरुष होते हैं उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कर्ता होते हैं, उसमें जो प्रथम पुरुष पाया जाता है, मध्यम पुरुष पाया जाता है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन। ये जो थर्ड पर्सन होता है इसके अंदर होता है ही, शी, इट, दे और उसके अलावा होते हैं नेम्स। ये किस में आते हैं? ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकंड पर्सन में इंग्लिश में आते हैं, वो आते हैं सेकंड पर्सन में ओनली यू, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। फिर आते हैं फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहेंगे, उसमें केवल आई एंड वी ये आता है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इससे आपको संस्कृत में और हिंदी में हेल्प मिलेगी। तो यहां आप संस्कृत में देख सकते हो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं रामः, सीता, स, सा, है ना। बहुवचन भी होते हैं, बालकः, सब होते हैं, बालकः,
नदी, यानी जो भी शब्द रूप होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति वाला शब्द होता है ना, कर्ता, वो होता है आपके प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो इंग्लिश में यू होता है, वो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है, लेकिन संस्कृत में तो वचन 3 होते हैं, इसलिए संस्कृत में यू कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है त्वम, और दूसरा युवाम, और तीसरा यूयम। अब ध्यान से देखिए, त्वम, युवाम और यूयम ये कौन से विभक्ति के शब्द हैं? क्योंकि आपने शब्द रूप पूरा याद किया है, हमने आपको बोला भी था कि आप शब्द रूप पूरा याद नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आपने अश्मद और युष्मद शब्द रूप याद किया, तब हमने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने सर्वनाम पढ़ाए थे, अंत में आपको अश्मद और युष्मद दोनों एक ही साथ में लिख करके समझाए थे, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति के शब्द थे वो युष्मद के थे त्वम, युवाम, यूयम, और अश्मद के थे अहम, आवाम, वयम। तो यहां पर ये कर्ता हमने अभी बात बताई कि फिक्स होते हैं, किसके, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। तो त्वम, युवाम और यूयम, इसके अलावा कोई भी कर्ता नहीं होता है। त्वम यानी तुम, ध्यान से देखो, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सभी, तुम सभी। तो इस तरह से आपके त्वम, युवाम और यूयम 3 ही कर्ता होते हैं मध्यम पुरुष के। और इसके अलावा होता है, एक होता है भवान। भवान का मतलब होता है आप, लेकिन ये हिंदी में मध्यम पुरुष होता है, संस्कृत में मध्यम पुरुष नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है ये। भवान यानी आप, जिससे बातचीत की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। तो त्वम, युवाम और यूयम 3 ही होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, बाकी आप सुनने वाला नहीं होता है। एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले उत्तम पुरुष समझा देते हैं। उत्तम पुरुष में आई और वी 2 होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश में आई और वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यानी प्रथम पुरुष एक वचन आई और नहीं, फर्स्ट पर्सन एक वचन आई और फर्स्ट पर्सन बहुवचन वी। लेकिन संस्कृत में आई को क्या कहते हैं, अहम, और वी को क्या कहते हैं, वी 2 होते हैं। एक द्विवचन वाला वी उसे कहते हैं आवाम, और एक होता है बहुवचन वाला वी, उसे कहते हैं वयम। तो आपके जो संस्कृत में उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, अभी कर्ता समझा रहे हैं, उसके बाद में क्रिया के अंदर जो पुरुष पाया जाता है वो समझाएंगे। सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और यूयम यानी वयम यानी हम सभी। तो इस तरह से आपके ये 3 कर्ता ही होते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स, मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स, उनको आपने स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से याद कर लिया है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए यहां पर ही, सी, इट, दे और नेम्स, ये आपके प्रथम पुरुष होते हैं, इंग्लिश में थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट, दे। ही यानी वह और सी यानी वह। तो ही यानी स, सी यानी सा, इट यानी यह, तो इसका हो जाएगा अयम और इयम दोनों। इयम स्त्रीलिंग के लिए, अयम पुल्लिंग के लिए। और दे यानी वे, तो स, तौ, ते, है ना, सा, ते, तहा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आता है। और नेम्स, ये आप देख सकते हैं, राम, सीता, बालक, नदी, ये सारे नेम्स होते हैं वो प्रथम पुरुष में पाए जाते हैं। यानी कुल मिला के आपको पुरुष में सब्जेक्ट याद करना है संस्कृत में, तो आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के याद कर लो और उसके वचन सही ढंग से याद कर लो। बाकी सब होते हैं वो प्रथम पुरुष के होते हैं। और जो भी सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, क्योंकि पुरुष 2 जगह पाया जाता है, एक तो कर्ता में और एक क्रिया में। क्रिया हम इसके जस्ट बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन कर्ता में जो पुरुष पाया जाता है वो केवल और केवल प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों में पाए जाते हैं, शब्द रूप के अंदर। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब काम आएगी, लेकिन अभी पुरुष टॉपिक के अंदर प्रथमा विभक्ति काम आ रही है। तो प्रथमा विभक्ति में अश्मद सर्वनाम शब्द के अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, वो आपने जो याद किया उसके अंदर जो पहली लाइन थी अहम आवाम वयम,
उसके अंदर जो है आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें से कौन सा पाया जाता है? उत्तम पुरुष। क्योंकि उत्तम पुरुष के अंदर अहम यानी बोलने वाला अगर मैं कहता हूं अहम, के शिक्षा गुरु आपको कहता है अहम पठामी, ठीक है ना, तो अहम शब्द है तो वो आप खुद कहते हो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, आपने कहा तो आपने कहा, लेकिन आपने शब्द कौन सा यूज लिया? मैंने कहा तो मैं, जो शब्द यूज होता है ना वो उत्तम पुरुष होता है। पुरुष किसी इंसान में नहीं पाया जाता है, पुरुष शब्द में पाया जाता है। मैं शब्द के अंदर पुरुष होता है, मैं कहता हूं तो उस शब्द में, और आप मैं शब्द कहते हो तो उस शब्द के अंदर उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष होता है, उसके अंदर मैंने कहा तुम पढ़ते हो तो उस तुम शब्द के अंदर है मध्यम पुरुष है। और आपने क्या कहा? तुम पढ़ाते हो, आप पढ़ाते नहीं, आपने कहा सर तुम पढ़ाते हो, तो उस तुम शब्द के अंदर मध्यम पुरुष है, पढ़ाने वाले में नहीं। शब्द में पुरुष पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता। यह बात कान खोल के सुन लेना। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंदर तीन शब्द ही है, कर्ता की, क्रिया के अनाप है, कर्ता फिक्स होते हैं इनके। उत्तम पुरुष के अंदर अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष के अंदर त्वयं युवाम यूयम। ये हमने बात विस्तार से और टाइम लगा के इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको क्रियाएं बता देते हैं। क्रियाओं में पुरुष, क्रिया क्या होती है? धातु रूप। धातु रूप के अंदर पुरुष कहां पाए जाते हैं? हमने पट धातु को पूरा ही लिख दिया है, ये आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद कर लो, आगे आने वाले टॉपिक में काम आएंगे। इसके बिना आगे वाले टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो यहां आप देख रहे हो लट लकार के अंदर 3 लाइनें, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पढ़ते, पठामी पठाओ पठाम। प्रत्येक शब्द का एक एड्रेस होता है, उसमें पुरुष पाया जाता है। तो पढ़ती में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। पढ़ते में प्रथम पुरुष, पठंती में प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के 3 शब्द हो गए, उसका कारण है वचन। 3 वचन होने की वजह से प्रथम पुरुष है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ, वरना एक ही था। अब ये मध्यम पुरुष के अंदर आता है पठसी पढ़ते पढ़ते, उत्तम पुरुष में आता है पठामी पठावे पठामे। तो पढ़ते का एड्रेस क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, पहले पुरुष बोला जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन, पठंती आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, पठसी है वो मध्यम पुरुष एक वचन, पढ़ते है मध्यम पुरुष द्विवचन, पठत मध्यम पुरुष बहुवचन, पठामी उत्तम पुरुष एक वचन, पठावे उत्तम पुरुष द्विवचन और पठामे उत्तम पुरुष बहुवचन। अब अपन लिट लकार में जाएंगे तो एड्रेस तो सेम टू सेम रहेगा, शब्द चेंज हो जाएंगे। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याम पठिष्याम। इस तरह से हमने आपको यह भी बताया था कि एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 45 वर्ड अपनी अपनी जगह काम आएंगे तो आएंगे, ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं है। और शब्द रूप में भी हमने आपको बताया पूरे के पूरे आपको याद करने होंगे। वे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अच्छे से उसको देख लीजिए, वरना उसके अंदर जो गाइडेंस जो बातें बताई थी 1 घंटा 12 मिनट 1 घंटा 14 मिनट के वीडियो बने तो कुछ तो हमने आपको बताया होगा, तो वो बात समझोगे तो भी आगे आगे आपको समझ में आएगा। अभी तो पुरुष वचन और शब्द रूप धातु रूप प्रयोग चल रहा है, उसके बाद में जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर आपको गहराई से समझना है। ये इंडेक्स हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कर्ता, उन कर्ताओं को क्रियाओं के साथ में जोड़ना है। तो प्रथम पुरुष, ये एड्रेस, इसका एड्रेस क्या? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। समझ रहे हो ना? इस तरह से तो यहां पर तो आपके आते हैं असंख्य कर्ता, असंख्य कर्ता, और यहां पर भी असंख्य और यहां पर भी असंख्य कर्ता आते हैं। ये जो जगह है मध्यम पुरुष एक वचन की, उसका कर्ता होता है त्वयं, यहां पर होता है युवाम और यहां पर होता है यूयम। ये चीज आपको परफेक्टली रटनी है। यानी ये धातु रूप का जो आपके परफॉर्मा है, इसके अंदर यहां आएगा अहम, यहां आएगा आवाम और यहां पर आएगा वयम। इस तरह से आपके ये जो है
जगह फिक्स है इसकी। यहां जो भी क्रिया आएगी उससे पहले त्वयं कर्ता आएगा। देख लीजिए यहाँ पे, यहां पर पटसी है, यहां पर क्या है, पटसी। तो पटसी यहां है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर त्वयं आएगा, त्वयं पटसी। यहां पर त्वयं पटिष्यसि, यहां पर भी त्वयं आएगा। और यहां पर लोट लकार में त्वयं पठ, और यहां पर लंग लकार में त्वयं अपठ है, और यहां पर आपके विधिलिंग लकार में त्वयं पठे। बात समझ में आई? तो एक धातु के पांचों लकारों में 10 लकार होते हैं, वो भी हमने बताए थे, और वो आपके प्रयोग में नहीं आते हैं। वहां पर केवल लकार में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रयोग में केवल 5 ही। अशुद्धि संशोधन वगैरह 10वीं स्तर का है, 10वीं की जो स्पंदना बुक है उसके पीछे ग्रामर बहुत अच्छे से दी हुई है। वहां पर जो प्रैक्टिस है वो आपके 5 लकारों में है। 10 लकार आपको प्रश्न पद के याद करने हैं, वो केवल और केवल प्रश्न एक पूछा जाएगा लकार संबंधी, पीछे पूछा हुआ है, बहुत सारी रीट के अंदर आपके पूछा हुआ है, 3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। उसलिए आपको प्रश्नेपदी के 10 लकार याद करने हैं, आत्मनेपदी के 5 लकार याद करके रखने। लेकिन प्रयोग में तो ये 5 ही आएंगे। तो चलो प्रयोग करते हैं। तो त्वयं हमेशा काल के अंदर कर्ता चेंज नहीं होता है। काल किसका विषय है? क्रियाओं का विषय है। तो वर्तमान काल में क्या आएगा? त्वयं पठसि, तुम पढ़ते हो। फिर त्वयं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। त्वयं पठ, तुम पढ़ो। त्वयं अपठ, तुमने पढ़ा। त्वयं पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये उसके बाद में युवाम, युवाम के साथ में बीच वाली क्रिया, युयम पढ़ता है, युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठतम, काम नहीं आएगा। इस तरह से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देकर के प्रश्न गलत करवा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। युवाम के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया जुड़ेगी, और युयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया जुड़ेगी, सभी वाली, बिना हलंत विसर्ग वाली जो भी क्रियाएं हैं ये युयम के साथ जुड़ेगी, मध्यम पुरुष बहुवचन की। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, ऑर्डर दिया। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। और अहम पठे, ये मुझे पढ़ना चाहिए। यहां विधिलिंग लकार में मुझे हो जाता है। अब आपको समझ में आया? आवाम और वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का, आवाम मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। तो कर्ता को क्रिया के साथ सही सेट करना है। तो क्रियाओं में भी पुरुष पाया जाता है, कर्ताओं में भी पुरुष पाया जाता है। कर्ता फिक्स होता है, क्रिया काल के अनुसार चेंज हो जाती है। एक क्रियापठ धातु सुनाई है, इसी तरह से आपके वद धातु के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। वदती, वदते, वदंती, वदसी, वदते, वदते। इस तरह से आपके जो है ये आपके पुरुष पाया जाता है। वो सारी क्रियाओं में प्रोसेस सेम रहता है, क्रियाएं चेंज होती रहती हैं। चाहे लकार 10 करो, चाहे आत्मनेपदी पढ़ो, चाहे परस्मैपदी पढ़ो। लेकिन जो प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं उसके साथ में प्रथम पुरुष के कर्ता जुड़ेंगे, और जो मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं उनके साथ में मध्यम पुरुष के 3 कर्ता फिक्स होते हैं, वो जुड़ेंगे। और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ में उत्तम पुरुष के कर्ता जुड़ेंगे। तो अब आपको जो है कर्ता और क्रिया के अंदर पुरुष अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों समझ में आ गया होगा। वचन भी आपको समझ में आ गया, पुरुष भी समझ में आ गया। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उसके शब्द रूप और धातु रूप का प्रैक्टिस करते हैं। और उस शब्द रूप की प्रैक्टिस, यानी शब्द रूप कहां काम आते हैं, कैसे आते हैं, उसका वाक्य रचना, और उसके बाद में धातु रूप शब्द रूप के प्रयोग 2 प्रकार से समझेंगे। पहले शब्द के स्तर पर और दूसरा है वाक्य के स्तर पर। तो पहले शब्द के स्तर पर समझ रहे हैं। तो यहां हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिसके अंदर विभक्तियों का प्रयोग करके, यानी कि जो शब्दरूप टॉपिक ने हमें आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को उस हिसाब से प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्ठी काके की, सप्तमी में पेपर, वो चीज आपने बड़ी भांति याद की होगी। नहीं की है तो उस आधार पर आप इसका एक बार प्रैक्टिस करें। आपको हमने बताया कि आप एक ऐसी नोटबुक लेके आए हैं जिसके अंदर आप नोट डाउन करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है एक बार खुद लिखें, यानी बालक ने, तो इसका क्या होगा? बालकः। इसका क्या होगा? बालकः, यानी बालक ने, प्रथमा विभक्ति ने में लगती है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसका प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद में हम जो है आपको समझा रहे हैं उसके मुताबिक करें। ठीक है, हम कर रहे हैं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके कर लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके यहां पर
श्याम के लिए, तो श्याम अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो के लिए आता है, वो चतुर्थी विभक्ति के लिए आता है, इसलिए श्यामे श्यामो श्यामा श्यामम श्यामो श्यामा श्यामेन श्यामे श्यामे श्यामाय, यहां पर श्यामाय शब्द आएगा। और यहां पर सीता का कहां पर आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है, तो सीता शब्द का रूप आकारांत स्त्रीलिंग आपको आता है, सीता सीते सीता सीतम सीते सीता, सीतिया सीताभ्याम सीता भी, सीता यही, यहां पर आएगा सीता यही, ये बात आपने समझ ली। और दो हरि के लिए चतुर्थी विभक्ति में आता है। दो हरि को क्या कहते हैं? दो शब्द के लिए कोई यूज नहीं करना है, सीधा दो हरि को क्या कहते हैं? द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन, हरि हरि हरि, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरिभ्याम। आपको पता है तृतीया चतुर्थी पंचमी के अंदर भ्याम आता है। तुम दोनों पर काम लगता है सप्तमी में, और तुम होता है वो युष्मद सर्वनाम शब्द होता है, तो युष्मद सर्वनाम शब्द में दोनों सप्तमी द्विवचन में क्या आता है? यू वियो। इस तरह से आपके जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारे लिए हम शब्द है वो बहुवचन है और अश्मद सर्वनाम शब्द है। अश्मद सर्वनाम शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति अश्मद में होता है मह्यम आवाभ्याम अश्मभ्यम, तो यहां पर क्या होगा? अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, और यहां पर है मेरे लिए, तो मेरे लिए, तो मेरे और हमारे में फर्क है, हमारे बहुवचन है, मेरे एक वचन है। तो आपको पता ही है अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्मा भी मह्यम, तो यहां पर क्या होगा? मह्यम। और उस से कहां? तृतीया में लगता है, तो यहां पर कितने शब्द आएंगे? उस से, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? तत् सर्वनाम शब्द होता है, से तौते तम तौतान। इस तरह से तृतीया विभक्ति में होता है तेन, पुल्लिंग में होता है तेन, और स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता ताम ते तहा, और तया तृतीया एक वचन में तया होता है, नपुंसकलिंग में तेन ही होता है। तो यहां कितने शब्द बनेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए तो बनेगा, नपुंसकलिंग के लिए बनेगा वो बनेगा तेन, और स्त्रीलिंग के लिए बनेगा वो बनेगा क्या बनेगा? तया। लेकिन से होता है वो तृतीया में भी लिखता है, पंचमी में भी लिखता है, ये तृतीया आ गया। पंचमी में क्या बनेगा? पंचमी में तस्मात। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए तस्मात, और स्त्रीलिंग में मान लो उस से, तो तया इसकी जगह आ जाएगा तस्याह। पंचमी में तस्या ताभ्याम ताभ्य। इस तरह से आपके ये यहां पर उस से शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस, इफ वी सेंटेंस वी फाउंड देयर मीडियम देन वी कैन, सॉरी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तेन ये शब्द है वो क्या होता है कि वहां जहां पर आपके मीडिएटर यानी कि वहां पर आपके जो है कर्ण कारक है तो तृतीया विभक्ति आएगी। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला तेन, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग वाला तेन, और स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में तया, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग का तेन। उसी तरह से आपके जो है पंचमी विभक्ति है यानी अपादान कारक है तो वहां पर क्या आएगा? तस्मात, और स्त्रीलिंग में आएगा तस्या। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की मांग के अनुसार, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हम वाक्य बना रहे हैं, अभी तो शब्द बना रहे हैं। वाक्य बनाएंगे तो वहां पर आपको समझा देंगे कि किस तरह कहां पर कौन सी डिमांड रहती है। मुझ में, मुझ शब्द है अस्मद सर्वनाम शब्द है, में है वो सप्तमी विभक्ति में होता है, इसलिए वहां आप शब्द देखो सप्तमी एक वचन में है मई, मई यानी मुझ में, मई आव्यो अस्मासु, इस तरह से रूप होता है। अब नदी में, तो नदी इकारांत शब्द है, आपको जननी शब्द याद है, नदी खुद ही याद होगा, तो वहां पर आता है नद्याम। क्या आता है? नद्याम। उसके बाद में आपका, आपका शब्द है तो उसके अंदर जो है भवत सर्वनाम शब्द है। भवत सर्वनाम शब्द के अंदर यहां पर 4 वर्ड आएंगे। स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग में भवत्या, और फिर ये स्त्रीलिंग में भवत्या एक वचन है, और बहुवचन में आएगा भवती नाम। यहां पर आप द्विवचन भी लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। आपका, उसका पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में होगा भवतः यानी आपका, और बहुवचन में भवताम। इस तरह से जो है आपके ये आपका शब्द है उसके लिए ये 4 वर्ड यहां पर हमने यूज किया है। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की मांग के अनुसार यहां पर जो है आपके
शब्द प्रयोग होगा। जगत ने, अब जगत ने, तो जगत जगते जगन्ते, जगत जगते जगन्ते नपुंसकलिंग शब्द है, तो इस जगत का मतलब होगा जगत ने। गायों द्वारा, गाय बहुवचन है, तो गाय को संस्कृत में धेनु कहते हैं, तो क्या होगा धेनु भी। इस तरह से आपके इस शब्द का अर्थ होगा गायों द्वारा। द्वारा को अलग से कुछ नहीं कहते हैं। कौन, कौन के अंदर कह यानी कौन, का यानी कौन, किम नपुंसकलिंग में यानी कौन। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस है ना, किसको, को आया है किस, किस का मतलब होता है एक वचन, किन का मतलब होता है बहुवचन। तो यहां पर जो है आपके किसको, को द्वितीय विभक्ति में आता है, तो यहां पर पुल्लिंग में आएगा कम, स्त्रीलिंग में आएगा काम, और नपुंसकलिंग में आएगा किम के कानी, किम के कानी, सेम टू सेम। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस वी कैन राइट हियर व्हाट वी नीड, यानी इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यह होता है, तो इसमें आपके सप्तमी विभक्ति आएगी, तो पुल्लिंग के अंदर होगा अस्मिन। इनमें नहीं, इनमें आएगा तो क्या बनेगा अस्मिन, अनियो, एषु। तो यहां पर इसमें अस्मिन आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा अस्याम, और नपुंसकलिंग में भी अस्मिन आएगा। इस तरह से शब्द रूप का प्रयोग आपको आना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल वे, यानी कि ये बहुत सरल प्रोसेस है, और ये पहला प्रोसेस आपने क्लियर नहीं किया तो बाबा रे बाबा, आगे वाले सेंटेंस, आगे वाले टॉपिक आपको कभी भी याद समझ में आने वाले नहीं है। याद करना क्या है, याद नहीं, याद तो शब्द रूप धातु रूप करो, उसके आधार पर आगे वाले टॉपिक समझने हैं। वाच्य है, समास है, समास भी आपको समझना है, और इसके अलावा जो है आपको वाच्य, अशुद्धि संशोधन और प्रश्न निर्माण, और इसके अलावा संस्कृत अनुवाद, और आपके जो आर्टिकल आएंगे उस आर्टिकल को कैसे समझना है, बहुत सारे टॉपिक इस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए शब्द रूप धातु रूप तो आपको अच्छे से समझना है, एक एक शब्द का हिंदी में ट्रांसलेट सीखना है। तो ये हमने आपको जो है शब्द स्ट्रक्चर बताया है, यानी कि शब्द रूप के अंदर किसी शब्द को कैसे कन्वर्ट करते हैं, शब्द का कैसे प्रयोग होता है। अब वाक्य प्रयोग समझाते हैं। अभी आपको शब्द रूप का प्रयोग वाक्य स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर 4 वाक्य दिए हुए हैं। चारों वाक्यों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो रोक करके और अच्छे तरीके से एक बार नोटबुक में करने की कोशिश करें। शब्द रूप के अनुसार जो विभक्तियां हैं उनका प्रयोग करके आप लोग जो है जो पुल्लिंग शब्द है उसके साथ में पुल्लिंग और ने को से में पे पर का ध्यान रख करके आप लोग जो है इसके स्ट्रक्चर बनाएं। हम इसको बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। शशि के लिए विद्यालय में अध्यापिका ने पढ़ा, तो ये पढ़ा तो आपका धातु रूप है, धातु रूप का प्रयोग इसके जस्ट बाद में करने जा रहे हैं। तो यहां तो केवल शब्द रूप का प्रयोग है, तो यहां पर के लिए और ये में और ने, इसके अकॉर्डिंग विभक्ति लगानी है। के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है, में के लिए सप्तमी विभक्ति होती है, और ने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है, ये आपको पता है। लेकिन उसके जस्ट पहले जो वर्ड है उसका लिंग पता होना चाहिए। शशि के अंदर पुल्लिंग है, शशि के लिए, तो शशि पुल्लिंग है, इकारांत है, और इकारांत आपको आता है हरीश शब्द। हरीश शब्द की तरह शशि शब्द है। प्रैक्टिस हमने आपको बोली थी कि तो अच्छी बात है, नहीं की तो आप लोगों को करनी चाहिए होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे पहले शब्द रूप तो याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कौन सा शब्द चाहिए वो पता नहीं है, इसलिए जो शब्द चाहिए वो अपनों को लाना है। एक हरीश शब्द के आधार पर लाखों शब्द आपको याद होने चाहिए, तो शशि शब्द है वो हरीश शब्द की तरह है। तो यहां पर आपके जो है ये शशि शब्द है, इस शशि शब्द में के लिए चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, तो शशि 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 है, शशीन शशि शशीन, शशिना शशिभ्याम शशि भी, फिर चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, शशये शशये, इस तरह से इसका रूप होगा शशये। तो ये पूरा बन गया, संस्कृत बन गया इसका। शशये यानी शशि के लिए। विद्यालय में सप्तमी, तो ये आपके आ जाएगा विद्यालये विद्यालये। बालके बालकेओ बालकेषु विद्यालये विद्यालयो विद्यालयेषु, तो ये भी आपका रूप बन गया। अध्यापिका ने कहां पर प्रथमा में आता है, तो यहां पर क्या लिखोगे,
अध्यापिका प्रथमा एकवचन में ऐसा ही होता है। और पढ़ा ये आपका धातु रूप है, तो पढ़ती पढ़ते पठंती ये तो लट लगा रहे, पढ़ा भूतकाल है, अपठत अपठताम अपठतम, तो बालिका अध्यापिका एक वचन है और ये प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, प्रथम पुरुष के अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आपके अध्यापिका में आ जाएगा अपठत, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। शशये विद्यालये अध्यापिका अपठत, शशये में चतुर्थी, विद्यालय में सप्तमी, अध्यापिका में प्रथमा और अपठत में प्रथम पुरुष। शशि के लिए विद्यालय में अध्यापिका ने पढ़ा। अब दूसरा सेंटेंस है, दिन में सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है, पड़ता है क्रिया है, तो ये प्रकाश क्या है, यहां पर ने नहीं आया है, क्योंकि वर्तमान काल में कभी भी कर्ता के साथ में ने नहीं आता है। तो ने कहां पर आता है, भूतकाल में। तो ऊपर वाला सेंटेंस हमने भूतकाल का पहले इसीलिए दिया क्योंकि आपको पता चले कि वो कर्ता है। तो यहां प्रकाश यहां पर कर्ता है। कर्ता पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। यहां पर देखो ये सप्तमी विभक्ति वाला है और यहां पर षष्ठी विभक्ति वाला है, यहां पर फिर सप्तमी विभक्ति वाला है। तो दिन में, दिन को संस्कृत में कहते हैं दिवस, ठीक है ना, दिवसे सप्तमी एकवचन। सूर्य का, सूर्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालकस्य बालक्यो बालका नाम, तो सूर्य से सूर्यो सूर्या नाम। दिवसे सूर्यस्य प्रकाशः प्रथमा एकवचन आएगा, प्रकाश। धरती पर धरित्र्याम या फिर पृथ्व्याम, पृथ्व्याम पृथ्व्याम पृथ्वी, इस तरह से इसका पृथ्व्याम, और मैं हलंत नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा। पड़ता है पतति, पतति पतति पतत पतंती, तो प्रकाश है पतति, प्रकाश एक वचन है इसलिए ये एक वचन है, बाकी क्रिया का किसी से संबंध नहीं है। ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। प्रथमा विभक्ति वाला शब्द जो होता है उसमें जो पुरुष और जो वचन होता है वही क्रिया में होता है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर सर्वनाम प्रयोग है, उसने, उसको, उसके लिए, उनका कार्य किया। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग दो दो वाक्य बन रहे हैं, लेकिन अपन पुल्लिंग का बनाते हैं उसने। अब उस और उन में क्या फर्क है, उस होता है वो तो होता है एक वचन और उन होता है वो बहुवचन होता है। तो यहां पर देखिए उसने प्रथमा एक वचन है तो यहां पर आएगा स। उनको, को कहां पर आता है, द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति में। तो को द्वितीय विभक्ति में आता है तो ये बहुवचन है, उनको क्या है, बहुवचन है। अब बहुवचन है तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन, उन, उन मतलब तत् सर्वनाम शब्द, उस भी तत् है। स तौ ते, और उनको द्वितीय बहुवचन, तम तौ तान, तो यहां पर तान आएगा। स तान, उनके लिए, उन ये भी बहुवचन है, केवल तत् सर्वनाम ही अपन प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आगे वाच्य के अंदर और अशुद्धि संशोधन में प्रैक्टिस आएगी, वो काफी हार्ड आएगी। इसलिए यहां पर आप उनके लिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तत् सर्वनाम शब्द, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तो यहां पर आएगा तेभ्य। अब यहां पर क्या आएगा, उनका, उनका के अंदर षष्ठी विभक्ति है, का षष्ठी में आता है ना, तो उनका मतलब षष्ठी मतलब बहुवचन, मतलब समझ रहे हो ना, उनका। तो स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, ये तेषाम आएगा। तेषाम कार्यम, कार्यम क्यों, एक ही कार्य है, और ये किया अकरोत आएगा। ये अकरोत क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर देखो ये करता है, प्रथमा विभक्ति वाला करता होता है, तो इसके कारण यहां पर आएगा, ये कार्य में मैं अलंत आएगा, और अकरोत ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है, तो मैं अलंत आता है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है, तो आपके जो है अनुस्वार आता है।
तो यहां आपने समझ लिया कि शैतान तेभ्य तेषाम कार्यम अकरोत। अब मैं के साथ ने लगा है, मतलब अस्मद सर्वनाम शब्द अहम, तुम्हारे लिए, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अब एक शब्द समझने आया है कि तुम्हारे लिए और तेरे लिए, इसमें क्या अंतर है? तुम्हारे लिए बहुवचन हो सकता है, लेकिन तेरे लिए बहुवचन नहीं होता, एक वचन होता है। तुम्हारे एक वचन भी होता है, हिंदी की सेंसिटिविटी पता नहीं कैसे होती है। तो हम समझे कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए यह बहुवचन है, तेरे लिए और मेरे लिए एक वचन है। तो यहां तुम्हारे लिए बहुवचन है। तुम्हारे, केवल तुम्हारे आता है तो षष्ठी हो जाता है, तुम्हारे लिए। इसलिए कहते हैं षष्ठी में काके की रारेरी, तो ये रारेरी है, लेकिन उसके जस्ट बाद में लिए आ जाता है ना, के लिए, रे लिए, तो चतुर्थी हो जाती है। तो तुम्हारे लिए कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, युष्मद सर्वनाम शब्द। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। फिर आएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तो यहां पर आएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, युष्मभ्यम आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए चतुर्थी बहुवचन। और यूट्यूब पर आया तो सप्तमी आएगी, अहम युष्मभ्यम भवन नलिका। यूट्यूब का संस्कृत क्या है? भवन नलिका। ये शब्द किसने बनाया? ये के शिक्षा गुरु ने बनाया। भवन नलिका में षष्ठी तत्पुरुष समास है। भवता है नलिका, भवता है यानी यू, और नलिका यानी ट्यूब, ट्यूब यानी नलिका। भवन नलिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो भवन नलिकायाम आ जाएगा। भवन नलिकायाम सप्तमी विभक्ति है, पर लगता है तो सप्तमी आती है। भवन नलिकायाम यानी यूट्यूब पर पूरा कोर्स, संपूर्ण, तो यहां पर संपूर्ण आपके क्या है? विशेषण है, इसलिए संपूर्णम आ जाएगा। पाठ्यक्रमम, पाठ्यक्रमम, ये आपके क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति आ गई। कर्म कैसे बनता है? ये आपके टॉपिक है पढ़ाया है, मतलब आपके जो है ये हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा, तो पाठयामी हो जाएगा। पाठयामी क्यों आ गया देख लीजिए, पठामी नहीं होगा, पाठयामी यानी पढ़ाना, पठामी यानी पढ़ना, ठीक है ना। अहम के अनुसार उत्तम पुरुष आया है। पाठयामी यानी पढ़ाता हूं या पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, अहम पाठयामी। इस तरह से आपके जो है शब्द रूप के अंदर वाक्य की प्रैक्टिस है। और आगे से आगे मैं काफी इस तरह से प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूं। आप खुद उन सेंटेंस को लिखें और उसका जो है प्रैक्टिस करें। इस तरह से जो है आपके पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। अब थोड़ी सी धातु रूप की प्रैक्टिस करेंगे, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। धातु रूप का प्रयोग देखिए, पहले शब्द के माध्यम से करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके 14 शब्द मैंने लिखे हैं जो क्रियाओं के हैं। इसको आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में मैं यहां पर करवाता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और कर लिया, क्योंकि वीडियो रोक के कर रहे हो ना। अब देखिए, पढ़ता है, तो पढ़ता है तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। वर्तमान काल है तो पढ़ता है, यानी कि पठती, पढ़ते पठंती एक वचन है, क्लियर बात है। अब इसके अलावा जो है आपके यहां ये पढ़ती है। अब पढ़ती है तो भी हमने आपको बताया कि क्रिया चेंज नहीं होती है, लिंग के अनुसार है। वचन कौन सा है? एक वचन। लकार कौन सा है? लट लकार है। लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष, क्या आएगा? पठती। राम पठती, सीता भी पठती, राम भी पठती तो सीता भी पढ़ती। तो पढ़ता कौन? अरे संस्कृत में पढ़ता नहीं आता, केवल पढ़ती आता। रामे पढ़ती, सीता भी पढ़ती। हिंदी में होता है राम पढ़ता, ढ आता है, और सीता पढ़ती। संस्कृत में पढ़ती आता, दोनों में।
अब पढ़ रहा है, इसके लिए आप क्या लिखा? आपने लिखा होगा पता नहीं क्या, सत्री प्रत्यय लिखा होगा। ऐसे नहीं, सत्री प्रत्यय तो बीच में आता है, यहां इसका पठती ही होगा। पढ़ रहा है पठती, पढ़ रही है पठती, यानी ये पठती आपके इतने प्रकार से हिंदी में लिखी जाती है। रीड्स, रीड्स है ना, रीडिंग, रीडिंग। इंग्लिश में तो दो ही वर्ड होंगे, रीडिंग, सीता रीडिंग, राम रीडिंग। सीता रीड्स नहीं, राम रीड्स, सीता रीड्स। ओके, पढ़ता हूं, हूं के लिए क्या आता है भाई? उत्तम पुरुष एक वचन आता है, क्योंकि आपको पता है हूं कहां पर आता है। मैं पढ़ता हूं, तो मैं कहां पर आता है आपको पता है ना, उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहां पर क्या आएगा? पठामी, यहां पर पठामी। पढ़ता हूं और पढ़ती हूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई मैटर नहीं है, तो यहां पर भी क्या आएगा? पठामी। और पढ़ा, पढ़ा, मैंने पढ़ा, मतलब मैंने पढ़ा, उसने पढ़ा, कोई भी आ सकता है। तो पढ़ा भूतकाल है तो ए पठत आएगा, ए पठत यानी पढ़ा। अब पढ़ना चाहिए, चाहिए कहां पर? विधिलिंग लकार में आता है, इसलिए इसका क्या बनेगा? विधिलिंग लकार के अनुसार इसका जो है आपके पठेत बनेगा। पठेत, पठेताम, पठेयो, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इसका बनेगा पठेत। समझ में आया क्या? इसका पठेत बनेगा। अब ये चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान देने योग्य है। 9वां और 10वां, 9वें के पढ़े के अंदर आपके जो है नहीं है अनुस्वार, और 10वें के अंदर है अनुस्वार। ये तो है पढ़े और ये है ये तो है पढ़े और ये है पढ़े। एक तो पढ़े, हाँ, राम पढ़े, पढ़े, ठीक है ना। तुम पढ़े, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। तुम पढ़े, हमने इतना, हम पढ़े, हम जब पढ़े तब आप नहीं पढ़े। तो ये पढ़े शब्द है, ये भूतकाल का है, भूतकाल का है पढ़े। तो हम पढ़े, या जब राम पढ़े तब लक्ष्मण नहीं पढ़े, भूतकाल है, तो अपठत आएगा, अपठत आएगा। या फिर आप इसको बहुवचन में कह सकते हो, राम पढ़े। लेकिन संस्कृत में कभी भी ऐसे नहीं होता है, जैसे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए हिंदी में, और पुत्र आ गया। पुत्र तो आ गया और पिताजी आ गए, तो कितने पिताजी है? बहुवचन संबोधित हो रहा है ना, लेकिन सम्मान देते हैं, सम्मान देने के योग में बहुत सारे कर देते हैं। संस्कृत में ऐसा सम्मान नहीं देते। पिताजी आ गए, पिता आगच्छति, पुत्र आ गया, पुत्र आगच्छति, यानी पिता आगच्छति, पुत्र आगच्छति। कोई सम्मान नहीं मिलता है इंग्लिश में और संस्कृत में, लेकिन हिंदी में सम्मान देने के कारण बहुत सारे कर देते हैं। माताजी आ गए, पिताजी आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन जब पत्नी जी आ गए, पत्नी आ गई, ठीक है, आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पर क्या है? अपठत लगेगा, हलंत लगेगा। राम पढ़े, राम अपठत, तदा लक्ष्मण न अपठत, राम अपठत तदा लक्ष्मण न अपठत। राम पढ़ा तब लक्ष्मण नहीं पढ़ा। सम्मान दोगे तो राम पढ़े तब लक्ष्मण नहीं पढ़े। और ये पढ़े, पढ़े नाक से बोलना पड़ता है, अनुस्वार है। पढ़े, राम पढ़े और लक्ष्मण भी पढ़े, इसमें ऑर्डर है, आदेश है, आज्ञार्थ है। तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। पढ़े, तो यहां पर क्या आएगा? पठतु। राम पढ़े, बालक पढ़े, है ना। और यहां पर है पढ़ूं, पढ़ूं के ऊपर क्या है? अनुस्वार है। तो खुद को ऑर्डर दिया जाता है, खुद को आदेश दिया है, अज्ञात काल है। तो बताइएगा आपने क्या लिखा वीडियो रोक करके? पढ़ूं, इसके अंदर उत्तम पुरुष एक वचन आएगा,
किसका? लोट लकार का आज्ञा दी जाती है। तो लोट लकार में पढ़ूं तो क्या आएगा? पट तू पटतम पठन तू पट पटतम पठत पठानी। पठानी यानी पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी, ये पढ़ा ना, पढ़ता हूं, कहां गया? ये पढ़ा, पढ़ता हूं तो पठामी आएगा। पढ़ूं तो यहां पर अहम छुपा हुआ है। यहां पर हमने एक एक वाक्य शब्द समझा रहे हैं ना, तो वाक्य में भी ऐसे ही होगा। देखिए यहां पर कर्ता छुपा हुआ है, लेकिन मध्यम पुरुष का कर्ता फिक्स होता है ना। अहम, पढ़ता हूं के साथ में अहम छुपा हुआ है। अगर अहम आएगा, पढ़ता हूं आएगा तो आप अहम जोड़ सकते हो। संस्कृत में पढ़ता हूं लिखा, पठामी लिखा है ना, तो वहां पर अहम आप जोड़ सकते हो। हिंदी में मैं पढ़ता हूं, पठामी, पठामी, पटसी, पटसी व न पटसी। तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तुम बोलने की जरूरत नहीं है। पटसी बोल दिया तो वहां पर क्या है? पटसी बोल दिया तो मध्यम पुरुष स्वयं ऑटोमेटिक आ गया। स्वयं तू पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, हिंदी में भी ऐसे बोल रहे ना, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते ना। तो ऐसे संस्कृत में होता है, पठामी, पठामी, स्वयं पटसी व न पटसी। पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इस तरह से कॉमन सेंस है। अब यह पढ़ो, पढ़ो के ऊपर अनुस्वार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनुस्वार पढ़ो, पढ़ो क्या कोई वर्ड ही नहीं हिंदी में। पढ़ो, पढ़ो के लिए ऑर्डर है, पढ़े इसके लिए भी पढ़तू, और ये पढ़ो इसके लिए भी, इसके लिए क्या आएगा? पढ़ो के लिए पठ आएगा। क्योंकि पढ़ो होता है वो हमेशा सामने वाले को बोला जाता है, तुम पढ़ो, राम पढ़ो, ऐसे नहीं, बालक पढ़ो नहीं, मैं पढ़ो नहीं, तुम पढ़ो। इस तरह से आपके यहां पर क्या आएगा? पठ, पठ तो पठताम पठन तो पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम होना चाहिए। यहां पर क्या है? पठेत नहीं रे, पठेत तो पठ धातु का है, होना चाहिए। होना, होना क्रिया को संस्कृत में क्या कहते? होना क्रिया को संस्कृत में कहते भू, भू ये नहीं होना। तो विधि लिंग लकार में भवेत, भवेतम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, और एक होना धातु है, उसको संस्कृत में और कहते हैं, वो कहते हैं अस धातु। अस धातु अस्ते, स्त, संते, अस्से, स्मै, अस्से, स्थ, स्त, अश्मि, श्व, श्व, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो स्यात्, स्याताम, शुहु, इस तरह से रूप चलता है विधिलिंग लकार में। तो यहां पर स्यात् भी राइट होता है, होना चाहिए। अब है हूं, हूं का मतलब क्या होता? हूं का मतलब होता है एम, आई एम, मैं हूं। तो उस हूं को संस्कृत में अस्ति, स्त, संते, असि, स्त, स्त, अश्मि, हूं में होना धातु है, होना धातु है, लट लकार है, लट लकार में होना धातु का रूप कैसे चलता है? अस धातु का, अस्ति, स्त, संति, असि, स्त, स्त, अश्मि, स्व, स्म। तो आपने क्या किया? हमने आपको बोला क्री धातु और अस धातु आपके संस्कृत की डू डज है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, तो उसको परफेक्टली याद करना है। अभी तक नहीं किया है तो ये रामायण सुनने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उसको याद नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये प्रैक्टिस कोई काम नहीं आएगी। तो यहां पर अस्मि यानी हूं, इस तरह से आपके शब्दों का प्रैक्टिस पूरा हुआ। अब अंतिम रूप से वाक्यों के प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में वीडियो समाप्त करते हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए धातु रूप प्रयोग, धातु रूप का प्रयोग, वाक्य स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस करें जरा आपकी नोटबुक के अंदर कि आपको कौन कौन से वाक्य सही बनाने आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। चलिए आपने प्रैक्टिस कर ली। अब देखते हैं कि दो बालक पढ़े थे, दो बालक पढ़े थे, पढ़े थे मतलब भूतकाल है, दो बालक है तो बालक है, बालकऊ यहां पर आ जाएगा, बालकऊ। बालकऊ का मतलब ये होता है दो बालक, ये द्वंद्व समास भी है। जो द्विवचन वाला शब्द होता है वो नित्य द्वंद्व समास होता है। तो बालकऊ पढ़े थे मतलब भूतकाल, पठतु, अपठत, अपठताम, तो यहां पर आएगा अपठताम। ये हो गया आपके वाक्य पूरा, बालकऊ अपठताम। अब दो बालिकाएं जानी चाहिए, बालिकाएं दो है
तो द्विवचन हो गया। अब ये बालिका प्रथम पुरुष है, इसीलिए आपके क्या बनेगा, बालिका, बालिके, बालिका। तो यहां पर आएगा बालिके, क्या आएगा, बालिके। फिर जानी चाहिए, जाने को क्या कहते हैं, गम धातु, और चाहिए मतलब भूत का अपना विधिलिंग लकार। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। तो यहां पर क्या होगा, गच्छेताम होगा। क्यों, क्योंकि द्विवचन है, बालिकाएं दो है। अब सभी हिरण दौड़े, यहां पर अनुस्वार है, दौड़े नहीं, सभी हिरण दौड़े, दौड़े मतलब भूतकाल, अनुस्वार नहीं है। सभी हिरण दौड़े मतलब ऑर्डर, सभी हिरण दौड़े। तो सभी हिरण, हिरण को मृग कहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा मृग है, मृगौ, मृगा, मृगा बहुवचन आ गया। दौड़ने को संस्कृत में कहते हैं धाव, धावती, धावते, धावंती। तो लोट लकार में क्या हो जाएगा, लोट लकार में धावतु, धावताम, धावंतु। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा, सभी हिरण दौड़े। मैं खेलूं, खुद को ऑर्डर दिया है, तो मैं को कहते हैं अहम। खेलने को क्या कहते हैं रे, खेलने को क्रीड कहते हैं, क्रीड यानी खेलना, क्रीडति, क्रीडते, क्रीडंती। लोट लकार है तो क्या होगा, लोट लकार है तो आपका हो जाएगा क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी। तो यहां पर आ जाएगा क्रीडानी, मैं खेलूं। अब तुम सभी देखो, देखो, देखो के अंदर जो है अनुस्वार नहीं आएगा, देखो मतलब यहां पर भी ऑर्डर दिया है। तो तुम सभी देखो मतलब क्या होगा, मतलब तुम सभी को यूयम कहेंगे, यूयम। और देखने को क्या कहते हैं रे, देखने को दृश्य धातु है। रूप कैसे चला है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो लोट लगा है, तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु आएगा नहीं, पश्यन्तु तो प्रथम पुरुष है। और यूयम की पोजीशन कहां है, यहां हमने डायग्राम बना के बताया था ना, पोजीशन याद रखना। और पोजीशन भूल गए तो ससुरा कछु नहीं हो पाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पोजीशन इसकी है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन विधिलिंग, ये लोट लकार में क्या आएगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत। तो यहां पर आएगा पश्यत, यूयम पश्यत विदाउट हलंत, हलंत वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में नए हलंत, नए विसर्ग। अब हम सभी देखेंगे, देखेंगे। तो यहां पर हम सभी को क्या कहते हैं रे, वयम कहते हैं। और देखेंगे, देखने को तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लेकिन हमने आपको बताया जब धातु रूप पढ़ाया, पहले प्रकार के अंदर पट धातु जैसी 10 प्रकार की, 9 प्रकार की धातुएं हमने आपको अलग अलग से रटने के लिए बोला था। वहां पर दूसरे प्रकार की जो धातुएं थी उसके अंदर लिट लकार में धातु चेंज हो जाती है, वो 8-10 धातुएं हमने बताई थी। उसके अंदर दृश्य धातु भी, दृश्य धातु भी, उसका रूप पश्यति, पश्यत चलता है। लेकिन जब आपके लिट लकार आएगा तब क्या हो जाएगा, पशिष्यति नहीं, पक्ष्यति, पक्ष्यत, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यश, पक्ष्यस, पक्ष्यामि, पक्ष्यावह, पक्ष्यामे, पक्ष्यामे यानी देखेंगे, हम सभी देखेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन है, वयम की पोजीशन उत्तम पुरुष बहुवचन है। ओके, क्लियर हुआ। अब 7वां और 8वां वाक्य आपकी कसौटी की पहचान है। राम और मैं जा रहे हैं। तो राम तो आपके प्रथम पुरुष का है और मैं उत्तम पुरुष का है। तो क्रिया किसकी आएगी, क्रिया उसकी आएगी जो लास्ट में है। लास्ट में क्या है, मैं, और फर्स्ट में क्या है, राम। राम प्रथम पुरुष का है और मैं उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। और 2 जने हैं तो द्विवचन की आएगी। तो यहां पर आएगा राम अहम च गच्छावह, है ना, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह। यहां पर आपके उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी क्योंकि ये उत्तम पुरुष का अहम है। यहां पर मैं और राम, वाक्य को चेंज कर दिया, राम और मैं और राम।
तो राम बाद में आया, तो राम का कौन सा पुरुष है? राम का पुरुष है प्रथम पुरुष, इसलिए इधर क्या आएगा? अहम रामः च। फिर क्या आएगा? अहम राम च गच्छति गच्छतः। इधर क्या आएगा? गच्छतः। क्योंकि राम है वो प्रथम पुरुष है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? गच्छतः। इस तरह से हमने आज इस वीडियो के अंदर जो है आपको जो है वचन, पुरुष, शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और बाकी सारे वीडियोज आप देखेंगे। रीड संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण और विधियां संपूर्ण कोर्स हम करवा रहे हैं और करवाया भी है, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बैकग्राउंड में तो पूरा पढ़ाया हुआ ही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत में हम आई बटन बताया था ऊपर, उस आई बटन को आप स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आ रहे हैं जहां पर हम बता रहे हैं कि आई बटन क्लिक करके वहां से क्लिक करके भी आप जो लाइव क्लास के जो वीडियोज है, यानी हम फ्रंट फेस जो पढ़ा रहे हैं वो सारे वीडियो देख करके आप लोग अपने पढ़ाई में इंक्रीज कर सकते हो। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।